हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो एम ए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं। आज हमारी बुक का नाम है MGPE 8, ये पार्ट 2 है आपका। इसमें मैं आपको 2019 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। पहले पार्ट जो है वो मैंने बना दिया था, वो वीडियो लेंथी थी तो मैंने इसको दूसरे पार्ट में कवर कर दिया। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के निर्जातीय द्वंद्व के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। इसको और इस प्रकार से भी आ सकता है, भूटान के जातीय मानवता संघर्ष की व्याख्या कीजिए। 1990 में भूटान निर्जातीय संघर्ष खुलकर सामने आया। देखिए इसमें जो दक्षिणी भूटानी थे और जो नेपाली लोग थे वह चाहते थे कि हमारा जो है राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में भी हमारी भूमिका रहे। वो अपनी भूमिका को कायम करना चाहते थे उसके अंदर, कि उनका भी योगदान हो उसमें। भूटान में तिब्बत से आए लोगों की राष्ट्रीय पहचान कायम करने के लिए सरकारी प्रयास भी किए जा रहे थे। नेपाली या दक्षिणी भूटान को इस सरकारी रवैये का प्रतिरोध था। देखिए क्या हो रहा था, ये जो तिब्बत से भूटान लोग आए थे, भूटानी जो लोग थे, वो चाहते थे कि हमारी जो पहचान है, जो राष्ट्रीय पहचान है, वो बन सके। और सरकार इसमें प्रयास भी कर रही थी परंतु सफल नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए क्या हो रहा था कि जो नेपाली भूटानी जो लोग थे वो सरकार का विरोध कर रहे थे। और जो भूटानी लोग थे और जो निर्जातीय थे, उनके संघर्ष के और बहुत से भी कारण थे। 1989 में क्या हुआ था कि जो राष्ट्रीय आदेश के द्वारा जो दक्षिणी भूटान थे उनको एक पोशाक जो होती है, जो ड्रेस होती है, वो पहनना अनिवार्य कर दिया गया था कि आपको ये ड्रेस पहननी ही है। और इसमें निम्नलिखित शर्तें भी थी कि अगर आप इस ड्रेस को नहीं पहनते, या फिर और भाषा भी थी, इसमें एक भाषा भी थी कि आपको ये भाषा बोलना अनिवार्य है। तो इसमें क्या था कि अगर आप इन सब आदेशों को नहीं मानते तो पहले क्या आएगा, आप पे पुलिस द्वारा चेतावनी दी जाएगी। फिर दोबारा क्या होगा, अगर आप वापस से उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर आर्थिक दंड भरा जाए, आपको आर्थिक दंड देना पड़ेगा। अगर आप दोबारा से ये सब करेंगे तो क्या होगा, अनुशासन कार्रवाई आप पे करवाई जाएगी। ये सब जो चीज थी। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, इसमें ये भी है कि जो भूटानी लोग हैं, जो निर्जातीय भूटानी है और जो गैर भूटान लोग हैं, उन दोनों के बीच में विवाह भी नहीं हो सकता और वो अपना चुनाव भी नहीं लड़ सकते। उन सब चीज़ों पे उन पे रोक लगा दी गई थी। मतलब यही था कि उनको हर चीज़ से बहिष्कार कर दिया गया था, या फिर उनके ऊपर शोषण दमन होने लग गया था। हर तरीके से उसको अलग रखा जाता था। तो जो भी सभी आदेश दिए गए थे उनको, तो भूटानी जो दक्षिण भूटान लोग थे वो अपना विरोध जाहिर कर रहे थे, अपना विरोध दिखा रहे थे कि हम इन सब चीज़ से सहमत नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों के समाधान के लिए जो वहाँ के राजा थे उनको इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था ताकि ये सब चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन जो इसका परिणाम था वो विपरीत ही हो गया। नेपाली भावना का समर्थन करने के लिए राजा पर मुकदमा भी चलाया गया कि जो नेपाली लोग थे उसका समर्थन कर रहे थे राजा, तो क्या होता कि राजा पर ही उल्टा मुकदमा चलाया गया कि आप ये सब चीज़ें गलत कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त क्या हुआ कि जो उनकी गतिविधियां हैं, जो नेपाली लोग जो काम धंधा जो भी करते हैं, उनकी गतिविधियों पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो अनेक नेपाली हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कारागार में डाल दिया गया। और वर्तमान में क्या है कि बहुत सारे नेपाली लोग हैं जो भारत में आ चुके हैं, मतलब कि भारत में शरण ले रखे हैं। जैसे कि दार्जिलिंग में आपका हो गया, सिक्किम में हो गया, इन सब राज्यों में वो रह रखे हैं यहाँ पे। और अनेक नेपाली जो लोग हैं वो अपने देश वापस चल भी गए हैं। और जो क्या हो रहा है कि नेपाली लोग जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो भूटान में शाही सरकार है उसका विरोध कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पहचान का मोह सबको होता है, सब लोग चाहते हैं कि हमारी पहचान बनी रहे, हम जिस धर्म से, जिस कास्ट से हैं, वो हम सबको अच्छे से बता सकें। तो वो सब चाहते हैं, तो इसलिए वो उसका अभी भी विरोध कर रहे हैं। परंतु जो दक्षिणी भूटानी लोग हैं वो अभी भी पीड़ा से पीड़ित हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संयोग है उनका, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो उनको सहायता करनी चाहिए इन लोगों की, है ना। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि गांधी जी का अहिंसात्मक तरीका फिलिस्तीनी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकता है? 1800 ईस्वी में उत्तरार्ध में ओटोमन राज्य पूर्ण रूप से अव्यवस्थित था। इस काल में तुर्की साम्राज्यवाद का प्रभाव भी कम हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जर्मनी के साथ था, इसी कारण अरब के लोग तुर्की के लोगों के विरुद्ध थे। ये बता रहे 1800 में क्या हुआ था कि जो तुर्की साम्राज्यवाद है उसका प्रभाव वहाँ पे कम हो गया था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि जो तुर्की और जर्मनी के साथ ही था, तो इस वजह से क्या था कि जो अरब के लोग थे वो तुर्की के विरोध में थे। अरब ने यहूदियों से अपनी गृह भूमि देने का वादा भी किया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अधिदेश के अधीन फिलिस्तीन यूके को सौंप दिया गया। लेकिन अरब में अनेक ऐसे नेता थे जिनकी इच्छा थी कि जब तक
बचा हुआ पश्चिमी एशिया अरबों के पास है, तब तक फिलिस्तीन यहूदियों को दे दिया जाए। तब से यह क्षेत्र उपद्रव के केंद्र बन गया। फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए ब्रिटेन ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का सुझाव दिया। सर्वप्रथम इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया गया और संयुक्त राष्ट्र ने 181वें प्रस्ताव के अनुसार फिलिस्तीन का एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय शासन के अधीन अलग अलग समूह के रूप में जेरूसलम का बेतलहम के साथ अरब और यहूदियों राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभाजन प्रस्ताव के द्वारा यहूदियों को 56% से भी अधिक क्षेत्र प्रदान किया गया, जबकि उसके पास केवल 7% से भी कम क्षेत्र था। इजराइल के राज्य बनते ही अरब के साथ यह युद्ध प्रारंभ हो गया। अब तक करीब 3 अरब इजराइल युद्ध हो चुके हैं, जिनका फिलिस्तीनियों का प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में फिलिस्तीन लोग 4 समुदाय के विभाजित हैं। कुछ लोग इजराइल में शरणार्थी हैं तो कुछ पश्चिमी तट पर भाग गए हैं। कुछ लोग गजा पट्टी में शरण लिए हुए हैं और कुछ लोग मिस्र प्रशासन के अधीन अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निसंदेह फिलिस्तीन लोगों के प्रतिरोध होना स्वाभाविक था। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन हमास का गठन किया गया। इसके प्रतिशोध को इंतिफादा के प्रदर्शन के अनुभव किया जा सकता है। अरबों ने पहला इंतिफादा पत्थरों की सहायता से लड़ा एवं इजराइल गोलियों का जवाब दिया गया। उन्होंने इसका इंतिफादा की लड़ाई में शस्त्रों का प्रयोग किया। इस उपद्रव के कारण ओस्लो में एक शांति वार्ता हुई, परंतु इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। निसंदेह फिलिस्तीन लोगों को गांधी जी के तरीकों को अपनाना चाहिए था। गांधी जी के यहूदियों को अहिंसा की शिक्षा दी थी और अरबियों को सत्याग्रह करने का आग्रह किया था। फिलिस्तीन लोगों को हमास की राय छोड़कर सर्वज्ञ अवज्ञा के मार्ग पर चलना चाहिए। जॉन टाइन विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा गया था कि आतंकवाद फिलिस्तीन की सबसे बड़ी बाधा है। यदि फिलिस्तीन में गांधी जी के तरीकों को अपनाया गया होता तो वह बहुत शीघ्र ही व्यापक परिवर्तन कर सकते थे। देखिए, इसमें बता रहे जो फिलिस्तीन था वो एक क्या कहते हैं कुछ कि जो यहूदी हैं उनके द्वारा जो यूके है अमेरिका उसको दे दिया गया। फिर उसने क्या किया कि इसका बंटवारा कर दिया गया, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। तो क्या हो गया, जो फिलिस्तीन है वो इसका विरोध कर रहे थे, वहाँ के लोग थे जो अलग अलग जगहों पे भाग गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक संगठन बनाया गया जिससे कि वो यहूदियों का प्रतिरोध कर रहे थे। और फिर क्या हुआ कि इसमें कहा गया है कि जो अगर वो गांधी जी के मार्ग पे चलते तो सब चीज़ सही होती और वो जीत भी जाते, सब कुछ नॉर्मल हो जाता। परंतु उन्होंने क्या किया कि हिंसा का प्रयोग किया। उन्होंने भी जब यहूदी गोली उली का यूज़ करे थे, बम उम का, तो वो पत्थरों का उसका जवाब देते। अगर वो उस चीज़ से उसका जवाब नहीं देते तो शायद सब नॉर्मल स्थिति हो जाती और वो सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पे चलते तो सब कुछ ठीक हो जाता। और यहूदियों को गांधी जी ने बताया भी था कि सत्याग्रह पे चलना है और अहिंसा के मार्ग पे चलना है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो यही इस आंसर था इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक शांति के लिए अहिंसा और क्षमाशीलता अनिवार्य है। क्या आप इस गांधीवादी विचारधारा से सहमत हैं? यह सत्य है कि सामुदायिक शांति के लिए अहिंसा और क्षमाशीलता अनिवार्य है। अहिंसा गांधीवादी विचारधारा का आधार है और इसका अर्थ है सत्य की प्राप्ति। गांधी जी का मानना है कि हिंसा करना जानवरों का स्वभाव है, परंतु हिंसा का मानव प्रकृति, अहिंसा मानव प्रकृति है। निसंदेह हिंसा को रोका जा सकता है। इसमें है कि जो अहिंसा है और जो शांति है, उस समुदाय शांति हम अहिंसा के मार्ग से और क्षमाशीलता के मार्ग से अपना सकते हैं। अगर आपको समुदाय में शांति रखनी है, समाज में शांति रखनी है, तो आप उसके लिए अहिंसा का मार्ग अपनाइए और क्षमाशीलता का, कि आप सबको क्षमा कर दीजिए। अगर कोई गलती करता है तो उसको क्षमा कर दीजिए। गांधी जी बोलते हैं कि जो अहिंसा है उसका, अगर आप अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं तो इसका मतलब है कि आप सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं। और गांधी जी बोलते हैं कि जो हिंसा है वो जानवरों का स्वभाव है, जो मनुष्य है उसका स्वभाव अहिंसा है, उसकी प्रकृति ही अहिंसा है। और बोलते हैं गांधी जी कि जो हिंसा है उसको रोका भी जा सकता है। इसमें जो सामुदायिक शांति है उसका आधार है जो आपकी सामाजिक होती है, राजनीतिक विचार होती है, उससे है। सामुदायिक मतलब एक समूह नहीं है, पूरा एक समाज है जिसमें आपकी राजनीतिक, आर्थिक सारे प्रकार के आपके समुदाय आते हैं। तो उसमें जो शांति की स्थापना करना वो इसमें बताया गया है। गांधी जी विचार में
अलौकिक और सामाजिक सिद्धांत के साथ धार्मिक मूल्य और राजनीतिक कार्यनीति शामिल है। निसंदेह सामुदायिक शांति की सोच राजनीतिक और नैतिकता और भौतिक व आध्यात्मिक की प्रधानता पर निर्भर करती है। गांधी जी का मानना है अगर आपको सत्य की प्राप्ति करनी तो अहिंसा सर्वोत्तम साधन है, सबसे बड़ा साधन और अच्छा साधन है। गांधी जी के विचारधारा में अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए तो आपके जो साधन है वो एकदम पवित्र होने चाहिए, तभी आपका उद्देश्य भी पवित्र होता है। सामुदायिक शांति के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण शांति, सकारात्मक और रचनात्मक सामाजिक व्यवस्था की सूचक है। शांतिपूर्ण अगर समाज रहता है तो उसमें इंसान अपना विकास कर सकता है, लोगों के साथ सहयोग कर सकता है और समस्याओं को वार्तालाप के माध्यम से समाधान कर सकता है। सत्य और शांति समान है, ये गांधी जी बोलते हैं। गांधी जी का मानना है कि शांति का मार्ग सत्य का मार्ग है। गांधी जी बोलते हैं सत्य पर आधारित जो शांति होती है वो स्थिर रहती है, परंतु असत्य पर आधारित जो शांति होती है, फिर ऐसी नॉर्मल शांति होती है, वो स्थिर नहीं रहती, वो थोड़े टाइम के लिए होती है और बाद में वापस अशांति फैल जाती है। गांधी जी बोलते हैं शांति और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ शांति रहेगी वहीं पर ही आपको न्याय भी मिल सकेगा। उनके अनुसार जो संघर्ष है वो मानसिक भ्रम होता है, अज्ञान और पूर्व गिराव के उपज होते हैं। और गांधी जी कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो बहुत शांति प्रिय होता है, उसको शांति पसंद होती है। गांधी जी को जो विचारधारा थी वो शांतिपूर्ण समाज के पक्ष घर में थी। तो देखिए क्वेश्चन यही समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला स्वराज संघ, जिसको सेवा भी बोलते हैं। सेवा विभिन्न ट्रेडों में काम करने वाली महिलाओं का एक संगठन था। सेवा महिलाओं की काम कमाई एक संघा अनुभव था और उनकी कार्य परिस्थितियां भी अत्यंत खराब थी। देखिए बता रहे हैं कि जो सेवा थी वो एक संगठन का था जिसमें महिलाएं थी सारी, और उसमें क्या था कि महिलाएं जो काम करती थी उनकी स्थितियां बहुत ज़्यादा ही खराब थी और अत्यंत खराब थी। जो सेवाओं की सदस्य महिलाएं थी वो घर पे सामान को तैयार करती थी और गली गली जाके लोगों को बेचती थी। और महिलाओं को जो छकड़े टाइप के जो होते हैं वो खींचने पड़ते थे, जो बैलगाड़ी टाइप के छकड़े कुछ होते हैं वो खींचने पड़ते थे। और महिलाओं को भवन निर्माण जो होता है उसके कार्यों में भी लगाया जाता था। सेवा एक ट्रेड यूनियन के रूप में है। देखिए भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम के अनुसार जो सेवा है वो कोई फैक्ट्री के कर्मचारियों की यूनियन नहीं थी और ना ही निजी नियोक्ता में कर्मचारी का कोई समूह था, इसलिए इसको रजिस्टर्ड किया जाना कठिन कार्य था। लेकिन बड़ी कठिनाइयों से इसे रजिस्टर करवाया गया। देखिए जो ये संगठन था इसमें कोई फैक्ट्री की तरह कर्मचारी नहीं थे बहुत सारे, है ना, और इसमें कोई वैसे कोई समूह भी नहीं था बहुत बड़ा, तो इसको रजिस्टर करवाना बहुत कठिन था और इसको पर लास्ट में हो गया रजिस्टर्ड। उपलब्ध उद्देश्य प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और सामूहिक मेल मिलाप द्वारा अपने सदस्यों की कार्यदशाओं में सुधार करना। देखिए इसका उद्देश्य ये था कि प्रशिक्षण किया जाए, नई नई तकनीकी की सहारा लिया जाए और जो मेल मिलाप है और जो महिलाओं की दिशा है और जो उनकी दशा है उसमें सुधार किया जाए। उपलब्धियां ईला भट्ट द्वारा स्वरोजगार नियोजित महिलाओं की सहायता से एक सहकारी बैंक की स्थापना की गई। देखिए जो ईला भट्ट थी उनके द्वारा एक सहकारी जो बैंक होता है उसकी स्थापना की गई, जो कम ब्याज पर ऋण देती थी। जो कम ब्याज पर जो महिलाएं थी उनको ऋण देती थी ताकि वो क्या कर सके, अपना रोजगार चला सके, कोई अपना काम धंधा कर सके। सेवा पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव। देखिए जो सेवा की नीतियां थी वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था आत्मनिर्भरता के रूप में, मतलब कि आत्मनिर्भर थी वह संस्था और वहाँ पे किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी, अहिंसा के सिद्धांत को बल दिया जाता था। गुजरात में सांप्रदायिकता सद्भावना कायम करना रखना सेवा अपने उद्देश्य समझती थी। जो गुजरात है वहाँ पे थी ये सेवा पूरी, जो इसका संगठन था, तो वहाँ पे वो सोचती थी कि जो सांप्रदायिक सद्भावना होती है उसको कायम करना उसका उद्देश्य समझती थी, जो गांधी जी के रचनात्मक मूल्यों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखिए जिसका आंसर बहुत छोटा है वो आपके टिप्पणी में पूछा जाता है कम नंबर में। तो देखिए आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और इसके अभी भी 2-4 क्वेश्चन रह गए, बट मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नहीं तो देखिए जो अभी क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आपको क्या कहते हैं वीडियो में पोस्ट कर दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि 3-4 क्वेश्चन है, वो 2-3 ही क्वेश्चन है और बहुत छोटे छोटे और इजी है, जिसमें आपका सत्याग्रह क्या होता है वो पूछा गया, हिंसा क्या होती है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये ईजी है बहुत, तो आप पढ़ भी लेंगे इसको। तो मैं पोस्ट कर दूँगी वीडियो को, तो आप इसको पढ़ लेना।